दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीएससी वाली दीदी पर। आई वॉज़ नॉट वेल फ्रॉम पास्ट 5 डेज, सो सॉरी कि मैं 5-6 दिनों से वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। बट नाउ आई विल ट्राई टू कंटिन्यू माई लेक्चर्स डेली। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जनजाति। सो ऑल वी नो कि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। सो यू हैव टू टेक अ पेशेंस, क्योंकि ये थोड़ा सा बोरिंग भी होता है। बट यस, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी एग्ज़ाम। जो भी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपके, एमपी पुलिस, एमपी एसआई या कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी जहाँ से एमपी का एक पोर्शन आता हो, वहाँ पर जनजाति का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स में आता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे हम आज का लेक्चर। सबसे पहले हम जान लेते हैं जनजाति के बारे में। दोस्तों, जनजाति क्या होता है? जो भारत के अलग अलग क्षेत्र हैं, विभिन्न क्षेत्र हैं, वहाँ पर ऐसे मानव समूह निवास करते हैं जो आज भी सभ्यता और संस्कृति से अपरिचित है। यानी कि इनमें मॉडर्नाइजेशन नहीं आया है। जो पहले से ही इनकी सभ्यताएं चल रही हैं, संस्कृति चल रही हैं, ये उन्हीं पर ही रिलाय करते हैं, उन्हीं पर ही जी रहे हैं। जो सभ्य समाजों से दूर है, ये जंगलों में या कोई भी पहाड़ पर या कहीं ऐसे पठारी क्षेत्र पर निवास करते हैं। इन्हीं समाजों को क्या बोला जाता है? ऐसे समाजों को बोला जाता है जनजाति, आदिम समाज, वन्य जाति और आदिवासी। ये इनके अन्य नाम हैं। जनजाति समाज की संस्कृति जो है वो अन्य समाजों से बिल्कुल भिन्न होती है। यानी कि आज हमारा जो समाज है, हमारी जो संस्कृति है, जनजातियों का समाज और संस्कृति इस संस्कृति से बिल्कुल अलग है। इनके रीति रिवाज अलग हैं, इनके विश्वास अलग हैं, इनकी लैंग्वेज अलग है, भाषा अलग है, इनकी प्लेसेस भी अलग अलग होते हैं। जानते हैं परिभाषा क्या है? जनजाति उस सामाजिक समुदाय को कहते हैं जो राज्य के विकास से पहले भी अस्तित्व में था, लेकिन वह राज्य के बाहर निवास करता है। मतलब जनजाति कैसा समुदाय हो गया? जो पहले से अस्तित्व में तो है, लेकिन राज्य के बाहर रह रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के 1 में सूचीबद्ध लिस्टेड आदिम जातियों को क्या कहा जाता है? अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जनजातियां कैसे परिवार से प्रतिनिधित्व करती हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट फैमिली का ये प्रतिनिधित्व करती हैं। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे गोंड जनजाति के बारे में। गोंड जनजाति भारत की एक सबसे बड़ी जनजाति है, लेकिन बात करते हैं जब हम मध्य प्रदेश की, तो ये मध्य प्रदेश में दूसरी बड़ी जनजाति है भील के बाद में। लेकिन जब हम बात करेंगे ग्रुपिज़म की, ग्रुप्स में कौन आएगा आपका, जनजातीय समूह में कौन आएगा, तो फर्स्ट आता है कौन? गोंड जनजाति। गोंडों की उत्पत्ति तेलुगु भाषा के कोंड शब्द से हुई है। किससे हुई है? कोंड शब्द से। और इसका अर्थ क्या होता है? पर्वत। कोंड का अर्थ होता है पर्वत, और ये जनजाति कहाँ पर निवास करती है? पर्वतों पर निवास करती है। गोंड जनजाति द्रविड़ियन मूल की है। मध्य प्रदेश के लगभग संपूर्ण भाग पर फैली हुई है। इसका जो मुख्य संकेंद्रण है, यानी जो इसका इम्पॉर्टेंट एरिया है, वो कहाँ पर है? ये आपका है मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी क्षेत्र पर, यहाँ पर, और एक आता है आपका यहाँ दक्षिणी जिले में। मतलब गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र नर्मदा घाटी और दक्षिणी जिले हैं। थोड़ा सा इनके रंग के बारे में जानें तो इनका रंग काला, इनके बाल काले होते हैं, होंठ मोटे, नाक बड़ी और फैली हुई होती है। इनकी भाषा जो है वो अलिखित है, जो कि है गोंडी। इसका संबंध है द्रविड़ भाषा से। गोंड जनजाति का प्रधान व्यवसाय क्या है? कृषि है, किंतु ये कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। इनका मुख्य भोजन है बाजरा, जिसे ये लोग 2 प्रकार में, यानी कि कोदो और कुटकी से ग्रहण करते हैं।
गोंडों का यह मानना है कि पृथ्वी, जल और वायु देवताओं के द्वारा शासित है। अधिकांश गोंड हिंदू धर्म को मानते हैं। जनजाति के प्रमुख देवता हैं दूल्हा देव। इसके अलावा बूढ़ा देव, नारायण देव, बड़ा देव, ठाकुर देव आदि भी इनके महत्वपूर्ण देवता हैं। भारत के संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह जनजाति को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है राजगोंड और दूसरा है धुरगोंड। राजगोंड एक अभिजात्य वर्ग को कहा जाता है और धुरगोंड होता है जो कि नॉर्मल पीपल से, मिडिल क्लास फैमिली है या सैनिक वर्ग है, इसको बोलते थे वहाँ पे धुरगोंड। और राजगोंड होते थे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, अपर क्लासेस जिसको बोल सकते हैं, इनको हम बोलते थे राजगोंड। अब भाषा के बारे में जानें तो जैसा कि हमें अभी पढ़ा था कि इनकी भाषा है गोंडी जो कि अलिखित है और ये है द्रविड़ भाषा से संबंधित है। इसके अलावा भी गोंडी लोग डोरली, हल्वी और भतरी भाषा का प्रयोग करते हैं। गोंड जनजाति अपने परंपरागत रीति रिवाजों और प्रथाओं के मामले में बहुत अडिग है। ये लोग पारंपरिक रूप से किसान होते हैं और इनका प्रतीक होता है हल। गोंड गोत्र समाज है और इनका परिवार कैसा है? पितृसत्तात्मक है, यानी कि पुरुष प्रधान है। ठीक है, मेल ओरिएंटेड फैमिली है। ये एक कला संस्कृति संपन्न जनजाति है। इसकी कला और वाचिका परंपरा समृद्ध है। ये स्वयं को कोयतोर कहलाना पसंद करते हैं। आई नो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इतना इसको लंबा क्यों खींचा जा रहा है। देखिए, जो प्रीलिम्स वाले बच्चे हैं उनको इसमें से फैक्चुअल्स पर ध्यान देना है, लेकिन ये जो डिटेल है वो पीएससी के मीन्स में बहुत काम आने वाली है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप गोंड जनजाति के बारे में बताइए, इनकी विशेषताएँ बताइए। तब आपको इन्हीं पॉइंट आउट करना है, इन्हीं पॉइंट्स को लिखना है। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। गोंड स्वयं को कोयतोर कहलाना पसंद करते थे और जिसका अर्थ क्या होता है? पर्वतवासी मनुष्य, यानी पर्वत पर रहने वाले मनुष्य को क्या बोला जाता है? कोयतोर बोला जाता है। अगर हम बात करें इनकी उपजातियों की तो गोंडों की उपजातियां हैं अगरिया, परधान, कोयला भूतिस, ओझा और सोलाहस। अगरिया जो लोग हैं वो लोहे का काम करते हैं। प्रधान मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं। कोयला भूतिस जो होते हैं वो नाचने गाने वाले गोंड होते हैं। ओझा होते हैं जो तांत्रिक क्रिया और पंडिताई की काम करते हैं। और सोलाहस होते हैं जो बड़े गिरी का काम करते हैं। बात करें रहन सहन की तो गोंड ज़्यादातर कमर के नीचे वस्त्र पहनते हैं। वे आधुनिक वस्त्रों का भी अब प्रयोग करने लग गए हैं। स्त्रियों में आभूषण और गोदना प्रचलन बहुत प्रचलित है। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। उनके भोजन में सामान्यतः मोटे अनाज और कंदमूल शामिल होते हैं। मोटे अनाज से बना हुआ पेय पदार्थ पेज अत्यधिक प्रिय होता है। गोंडों में अतिथि सत्कार का एक विशेष महत्व होता है। ये अपने मकान में एक रूम बनवाते हैं स्पेशली मेहमानों के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा मॉडर्न है। सामाजिक व्यवस्था जो है ये एक पितृवंशीय, पितृसत्तात्मक और पितृस्थानीय जनजाति है। इनका जो परिवार का वृद्ध होता है उस पुरुष को बोला जाता है मुखिया। गोंड सामान्यतः एक विवाही होते हैं और बहु विवाह को भी मान्यता प्राप्त है। इनके मध्य में ममेरे फुफेरे भाई बहनों में शादी हो जाती है, यानी ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह अधिमान्य है। बुआ का लड़का या लड़की है और मामा का लड़का या लड़की है, इन दोनों के बीच में विवाह हो जाता है। इस प्रथा को बोला जाता है दूध लौटावा विवाह। इस जनजाति में विधवा विवाह और बधुमूल्य विवाह भी प्रचलित है। अगर बात करें मृतक संस्कार की तो मृतक संस्कार के लिए अग्निदाह यानी जलाना और दफनाना दोनों ही प्रथाएं प्रचलित हैं। गोंड कला संस्कृति संपन्न जनजाति है। इनके अनेक परंपरागत पर्व हैं, यानी ये बहुत त्यौहार मनाते हैं, जैसे कि बिदरी है, हरदिली है, नवाखानी है, मेघनाथ, जावरा, मड़ई आदि त्यौहार गोंड जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं। जब फसल कटने का टाइम आता है इस जनजाति में, तब ये इस अवसर पर आनंद उत्सव के रूप बनाते हैं।
इसमें ये नृत्य करते हैं। इन नृत्यों के नाम है कर्मा, सैला, सुआ, दिवारी, गेंडी, रीना, कहरवा और बिरसा। बात करें थोड़ा सा धार्मिक जीवन के बारे में, तो गोंड जनजाति के धार्मिक जीवन में टोटम का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा जो प्राचीन देवी देवताएं हैं उनमें आत्मा का प्राचीन देवी देवताओं की और आत्मा की दोनों की ही पूजा की जाने का प्रचलन है। इस प्रकार से ये आत्मावाद को मानने वाली जनजाति है। बूढ़ा देव, बूढ़ा देव इनके प्रमुख देवता हैं। इसके अतिरिक्त बूढ़ा देव के अलावा दूल्हा देव, सूरज देव, नारायण देव आदि भी हैं। इनमें जादू टोना और टोटके का भी प्रचलन देखा गया है। इस जनजाति की स्त्रियां जो हैं वो गोदना गुदवाना, गहने पहनना दोनों ही पसंद करती हैं। यह अपने भोजन में मांस, पेज के साथ साथ वनों से जो प्राप्त फल होते हैं उनको भी वरीयता देते हैं। इनके द्वारा जो कृषि की जाती है उस कृषि को क्या नाम दिया गया है? बारी। किस नाम से जाना जाता है? बारी के नाम से जाना जाता है। इस जनजाति में घोटुल प्रथा का प्रचलन है। घोटुल प्रथा बिल्कुल मुड़िया जनजाति के समान ही है। इसमें ये इनका घर है, ये इसको बोलते हैं घोटुल। फिर है भील जनजाति। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के भील शब्द से हुई है। इसका अर्थ होता है धनुष। भीलों में धनुष बाण का अत्यधिक महत्व होता है, इसलिए इनका नामकरण इसी के आधार पर किया गया है। भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। सन 2011 के अनुसार इनकी जनसंख्या 59.9 लाख है, जो कि प्रदेश की कुल जनसंख्या के कितने 39.08 यानी 39.08% है। भौगोलिक वितरण को देखेंगे तो भीलों को राजपूत लोग राजस्थान के प्राचीनतम निवासी मानते हैं। इनका मानना है कि ये राजस्थान में पहले से ही निवास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भील जनजाति कहाँ मिलती है? हमें पश्चिमी क्षेत्र में मिलती है। पश्चिमी क्षेत्र यानी कि झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, धार आदि जिलों में यह जनजाति निवास करती है। ठीक है, मैप में देखेंगे तो ये इस साइड, ये जो आपका एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये बड़वानी है, खरगोन है, धार है ना, झाबुआ, तो इस एरिया में आपको भील जनजाति मिलेगी। नेक्स्ट है सामाजिक व्यवस्था। भील समाज पितृसत्तात्मक और पितृ स्थानीय है। समाज में भील, भिलाला, पटेलिया आदि वर्ग पाए जाते हैं। भीलों का गांव भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई होता है। इसमें जो वरिष्ठ जन होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनका एक अत्यधिक विशिष्ट स्थान होता है। विवाह की बात करें तो विधवा विवाह, वर वधू मूल्य भी प्रचलित है। भगोरिया हाट भीलों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक महत्व का मेला है। ये फागुन के महीने में लगता है। बढ़ते हैं धार्मिक जीवन की तरफ, तो सबसे प्रमुख देवता भीलों के हैं राजपंथा। जानवरों में घोड़े और सर्प की पूजा भी की जाती है। हिंदू धर्म के प्रभाव के फलस्वरूप ये शंकर भगवान, हनुमान और काली देवी की भी पूजा करने लगे हैं। इनमें पहाड़, वन, पानी और फसलों के भी अलग अलग देवता हैं। इनके द्वारा जो कृषि की गई है जाती है उसको बोलते हैं हम चिमाता, और जो गोंड के द्वारा की जाती है तो उसको बोलते हैं बारी। तो ये चिमाता बारी, ठीक है। यह गोल गधेड़ उत्सव मनाते हैं। भील का जो पेय पदार्थ है उसका नाम है ताड़ी, और वहाँ पे क्या था? पेज। यहाँ पे प्रायः मक्का खाते हैं ये लोग, और वहाँ बाजरा। आपको ऐसा कंपेयर करके भी पढ़ना है साथ साथ। यह संसार की सबसे रंगप्रिय जनजाति है। मुगल शासक औरंगजेब के काल में कुछ लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, और जो भीलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था उन भीलों को कहा गया तड़वी भील। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था बधूमूल्य चुकाने की प्रथा है। भील जनजाति के लोग अपने घरों को एक बड़े आकार में खुला हुआ बनाते हैं, ठीक है, और इसको नाम दिया जाता है कू। और जिस जगह पर कू होते हैं, यानी जिस जगह पर इनके मकान बने होते हैं, उस मोहल्ले को क्या बोला जाता है? फाल्या। इस जनजाति का प्रसिद्ध चित्र है पिथौरा, और जो पिथौरा को बनाते हैं उसको बोलते हैं लिखिंदर। श्री प्रेमा फाल्या का नाम सभी ने सुना होगा। तो श्री प्रेमा फाल्या इस चित्रकला के श्रेष्ठ कलाकार तथा कुक्षी शिल्पी के भी मुख्य कलाकार हैं।
इसके लिए सन 1987 में 1987 में इनको शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये आप देख सकते हैं पिथौरा पेंटिंग, इसमें ये घोड़े बने हुए होते हैं पास पास में, ठीक है। भील जनजाति की उपजनजातियों के नाम क्या हैं? ये हैं बरेला, रसियास, भिलाला, बैगास, पटेलिया आदि। पर्व गल, भगोरिया, चलवाणी, जातरा आदि भील जनजाति के प्रमुख पर्व हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा पर्व भील जनजाति द्वारा बनाया जाता है या नहीं मनाया जाता है, तो हमें सारे इम्पोर्टेंट्स याद करने हैं। देन है नृत्य, तो भगोरिया नृत्य, दोहा, बड़वा, घूमर, गौरी नृत्य आदि भील जनजाति के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख नृत्य हैं। बात करते हैं पुरुषों के वस्त्रों की, तो पोत्या, संगीत के अवसर जो होता है उस टाइम पर भील जनजाति के द्वारा एक सफ़ेद साफे को पहना जाता है। फेंटा क्या होता है? सभी जानते हैं कि सिर पर बांध लिया जाता है इसको, ये लाल, पीला या केसरिया रंग का होता है। फालू होता है जो कमर में बांधा जाने वाला अंगोछा होता है। टेपाडा क्या होता है? भील पुरुषों के द्वारा कमर से घुटनों तक पहने जाने वाली एक धोती होती है जो कि बहुत टाइट होती है, इसको हम बोलते हैं टेपाडा। फिर है बांडी, कमीज, अंगरखी या कुर्ता, यानी ये चारों नाम एक ही हैं। इनमें से कुछ भी अगर पूछा जाता है तो ये शरीर पर पहनने वाले वस्त्र हैं। फिर आते हैं हम स्त्रियों के वस्त्रों पर, तो लाल रंग की साड़ी क्या कहलाती है? सिंदूरी। भील जनजाति में जब दुल्हन पीले रंग का लहंगा पहनती है तो उसको बोलते हैं पिरिया। भील जनजाति की स्त्रियाँ जब घुटनों तक कोई घाघरा पहनती हैं उसको बोलते हैं कछाबू। और ओढ़नी तो सबको पता ही है, ओढ़नी जो होती है उसको भील जनजाति की स्त्रियाँ पहनती हैं, उसे बोलते हैं लूगड़ा। अभी हमने पढ़ा चिमाता क्या होता है, जो भील जनजाति के द्वारा कृषि की जाती है, लेकिन इसका एक अन्य नाम भी है दाजिया। और इस कृषि को दाजिया कब बोलते हैं? जब ये मैदानी भाग पर होती है, और जब इसको पहाड़ी ढलान पर करते हैं तो इसको बोलते हैं चिमाता। ये है आपकी चिमाता कृषि। भील जनजाति की थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं, तो भील जनजाति की कई फला का समूह कहलाता है गांव, और गांव को बोलते हैं पाल। पाल के मुखिया क्या कहलाते हैं? पालवी। और भील जनजाति के घरों के मोहल्ले को बोलते हैं फला। आपको ये इस तरीके से याद करना है, भील जनजाति के घर के मोहल्ला क्या कहलाया? फला। फिर पाल के मुखिया क्या कहलाए? पालवी। उसके बाद ये पाल हुए। भील जनजाति के कई फला मिलकर एक समूह बनाते हैं, इसको बोलते हैं गांव, ठीक है। फिर है कर्नल जेम्स टोंड ने इनको क्या बोला है? वनपुत्र बोला है। वनपुत्र किसने बोला है? कर्नल जेम्स टोंड ने बोला है। और फ्लाइट की संज्ञा किसने दी है इनको? टॉलमी ने दी है। अब बात करेंगे हम बैगा जनजाति की, तो बैगा जनजाति द्रविड़ समूह की एक आदिम जनजाति है। यह जनजाति भारत की अत्यंत प्राचीनतम जनजातियों में से एक है। ये मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, शहडोल और बालाघाट जिले में पाई जाती है, बड़ी संख्या में पाई जाती है। कहाँ पर? मंडला, डिंडोरी, शहडोल और बालाघाट, ठीक है। तो ये आपका ये वाला जो एरिया है, देखिए साथ साथ हमको मैप याद करना है और प्लेसेस याद करनी है, जिससे आपके दिमाग में एक पिक्चराइज्ड हो जाएगी कि किस जगह पर क्या मिलता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था यहाँ पे, और इस क्षेत्र में क्या था? आपकी गोंड जनजाति। यहाँ पर आपकी अभी हमने देखी भील जनजाति, और यहाँ पर है हमारी बैगा जनजाति। बैगा ऑस्ट्रिक समूह की जनजाति है। किस समूह की जनजाति है? ऑस्ट्रिक समूह की जनजाति है। इनकी उत्पत्ति के संबंध में कोई भी प्रामाणिक ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त नहीं है। फिर भी सर रसेल और हीरालाल ने बैगाओं को बोला है भूमिया। क्या बोला है? भूमिया। किंतु इनका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, निजी अस्मिता भी है। बैगा अपने आप को क्या बोलते हैं? जंगल का राजा और प्रथम मानव मानते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि जंगल का राजा कौन सी जनजाति अपने आप को मानती है? तो बैगा जनजाति, ठीक है। इनका मानना है कि इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के द्वारा हुई है। बैगाओं की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारी मान्यताएं हैं, और ये उन मान्यताओं पर संजोए हुए रखें कि नहीं भाई हम ब्रह्मा जी के द्वारा ही पैदा हुए हैं। बैगा अपने आप को आदिम पुरुष भी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनता है आपके लिए डायरेक्ट, कि आदिम पुरुष किस जनजाति को बोला जाता है। उपजातियाँ देखें तो भिजवार, नरोतिया, भरोतिया, नाहर, राय मैना, दूध मैना, कोडवान और काड़ मैना, गोंड मैना, कुरवा मैना, ये सभी प्रमुख उपजातियाँ हैं बैगा जनजाति की।
त्योहार देखते हैं तो हरेली, पोला, नवाखानी, दशहरा, काली चौदस, दिवाली आदि बैगा जनजाति के द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार हैं। विवाह देखते हैं तो बैगा जनजाति में मुख्यतः 6 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। ये है उधरिया, पैठुल, लमसेना, चोर विवाह, उठवा विवाह और पठौनी विवाह। शारीरिक विशेषताएं क्या हैं? इस जनजाति के लोगों का जो कद होता है वो मीडियम है, यानी बहुत ज़्यादा मध्यम ऊंचा नहीं होता है, ना कम होता है, मध्यम ऊंचा होता है। शरीर बहुत ही सुगठित, नाक चपटी, रंग काला और बाल सीधे होते हैं। बैगा जनजाति के लोग घने जंगलों को दुर्गम क्षेत्र में निवास करते हैं। इनके मकान बांस और मिट्टी के बने होते हैं। इनकी छत किसके बनी होती है? इनकी छत घास और पत्ती की बनी होती है। ये लोग अन्य जातियों के गाँव में बिल्कुल निवास नहीं करते हैं, मना कर देते हैं, भाई हम बिल्कुल अन्य जाति के गांव में नहीं जाएंगे, हम अपनी ही जाति के गांव में निवास करेंगे। इसलिए इनका अपना एक अलग गांव होता है। ठीक है, इनका रहन सहन देखें तो ये भी कमर के नीचे एक वस्त्र और सिर पर कपड़े का टुकड़ा बांधते हैं। जब स्त्रियां धोती पहनती हैं, स्त्रियों में आभूषण और गोदना अत्यधिक प्रचलित है। गोदना शारीरिक साज सज्जा का साधन माना जाता है। डॉक्टर एल्विन ने द बैगास नाम की एक पुस्तक में हर्षमुखम सिस्टम के रूप में किया है बैगाओं को। सामाजिक व्यवस्था अगर देखें तो बैगा समाज पितृसत्तात्मक समाज है। यह अनेक शाखा में विभक्त है। इनमें गोत्र प्रथा प्रचलित है और संगोत्री विवाह नहीं होता है, लेकिन विधवा को अपने देवर से विवाह करना होता है। ये मान्यता है कि देवर से आप विवाह कर सकते हो। अगर बात करते हैं हम डाइवोर्स की, तलाक की, तो इसमें क्या होता है, पति पत्नी को दोनों को ही स्वतंत्रता प्राप्त है, वो कभी भी तलाक ले सकते हैं। इसके लिए इनको एक साथ में एक तिनका तोड़ना होता है, जो कि ये माना जाता है कि इनका तलाक हो गया है। बैगा जनजाति में जाति पंचायती व्यवस्था भी प्रचलित है। जाति पंचायती व्यवस्था प्रचलित है। इस पंचायत व्यवस्था में 5 प्रकार के पंच होते हैं। कौन है ये? मुकद्दम, दीवान, सम्रत, कोटवार और द्वार। मुकद्दम, दीवान, सम्रत, कोटवार और द्वार। मृतकों को क्या किया जाता है? मृतकों को दफनाया जाता है इसमें। ठीक है, इस जनजाति के द्वारा मृतकों को दफनाया जाता है, किंतु जो बुजुर्ग हैं या जो विशिष्ट व्यक्ति हैं उनको सम्मान स्वरूप दाह संस्कार किया जाता है। यह जनजाति नृत्य में कुशल होती है। कर्मा इनका प्रमुख नृत्य है। इसके अतिरिक्त इनका नृत्य क्या है? बिल्मा भी है। मंदिरों को इनके सामाजिक जीवन में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। नृत्य के समय जंगली जानवरों के ये मुखौटे का प्रयोग करते हैं। इनकी त्वचा का जो रंग होता है वो प्रायः कैसा होता है? काला। इनका कद मध्यम। बैगा स्त्रियां प्रायः औसत ऊंचाई की होती हैं। इनकी नाक चौड़ी, होठ मोटे, आँखें कैसी होती हैं? औसतन कम गोल होती हैं, काली होती हैं। ये समाज जो होता है वो जादू टोना और झाड़ू फूंक, भूत प्रेत बाधाओं को बहुत मानता है। इनके मध्य में सूअर पूजा बहुत प्रचलित है। ठीक है, नारायण देव की पूजा, लाड़ू काज के समय सूअर की बलि दी जाती है। इस जाति में स्त्रियों का पूर्ण सम्मान है। बैगा जो भी बोली बोलते हैं उसको बोला जाता है बैगानी। बैगा मांस, मोटे अनाज और कंदमूल फलों का भोजन करते हैं। बलि देने की प्रथा भी अभी विद्यमान है। देवी देवता देखते हैं हम तो बैगा जनजाति में जो प्रमुख देवी देवता हैं वो है रात माई, खैर माई, ठाकुर देव, बूढ़ी माई, बाघ देव, धरती माई, दूल्हा देव, नागेश्वर, नारायण देव आदि। नृत्य की बात करें तो बैगा जनजाति में नृत्य कौन कौन से हैं? बैगानी, कर्मा, गेंडी, झरपट, सेला, परधौनी, फाग आदि। और गीत कर्मा, सुआ, ददरिया, विवाह गीत, माता सेवा गीत आदि। वाद्य यंत्र देखते हैं। बैगा जनजाति के द्वारा मांदर ढोल, टिमकी नगाड़ा, किन्नरी, ठिसकी और बाना खास वाद्य यंत्र हैं। बैगा लोगों का जो पहला भोजन है उसको बोला जाता है बासी, जो कि आप भी जानते होंगे। बासी मतलब बचा हुआ जो भोजन होता है। और पेज होता है कोदो और मक्के का घोल, जिसमें स्वाद के लिए डाला जाता है नमक। भात भाजी का प्रयोग क्या कहलाता है? बियारी। बैगा अपनी कृषि में हल का प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि उनकी मान्यता क्या है कि अगर हम करेंगे यहाँ पे हल का प्रयोग तो धरती माँ को पीड़ा होगी।
इनकी द्वारा जो कृषि की जाती है उसको बैवार कृषि कहते हैं। बैगा साज वृक्ष की पूजा करते हैं और ऐसी इनमें मान्यता है कि जो भी साज का पत्ता हाथ में लेता है वो कभी झूठ नहीं बोल पाते हैं। बैगा सुअर पूजक होते हैं। 12 वर्ष में एक बैगाजन सुअर बलि समारोह भी होता है। अब जानते हैं हम कोल जनजाति के बारे में। कोल अत्यंत ही प्राचीनतम जनजाति है, ठीक है। इसका उल्लेख हमको ऋग्वेद से लेकर जितने भी उपनिषद हैं, पुराण हैं, सब में मिलेगा। ये कोलेरियन परिवार समूह की एक उपजाति है। यह गोत्र समाज है, ये गोत्रों से बंधे हुए हैं। इनका गांव या शहर के समीप अपना एक अलग मोहल्ला बसा के रहते हैं और इस गांव या मोहल्ले को बोला जाता है टोला। इनकी पंचायत को क्या बोलते हैं हम? गोहिया या मैयारी। ये मध्य प्रदेश की रीवा, शहडोल, जबलपुर, मंडला में निवास करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इनका मुख्य कर्म है कृषि या मजदूरी। इनके मुखिया क्या कहलाते हैं? चौधरी। यह एक संस्कृति संपन्न जनजाति है। इस जनजाति की कला परंपरा में कई पारंपरिक नृत्य, नाट्य, चित्रकला सम्मिलित है। मुंडारी में इसका अर्थ क्या होता है? मानव। कोई जनजाति का क्षेत्र, कोल है यहाँ पे, कोल जनजाति का जो क्षेत्र है वो विंध्य प्रदेश है। यह हिंदू संस्कृति के संपर्क में रहने के कारण स्पष्ट रूप से इसका प्रभाव हम इस जनजाति पर देख सकते हैं। इस जनजाति की कुल 22 उपशाखाएं हैं। इनका जिक्र हमको ऋग्वेद और अन्य पुराणों में मिलता है। महतो या चौधरी जो होते हैं वो गांव का मुखिया कहलाता है। ये समुदाय आमने सामने घर बना के रहते हैं, टोलों में रहना पसंद करते हैं और उसको बोला जाता है कोलिटन टोला। मदाइन क्या होता है? मदाइन होती है महुआ की शराब जो ये पीते हैं और शिकार का इनको बहुत शौक होता है। इसके अलावा खेती के अलावा वन उपज एकत्रित करना इनका मुख्य कार्य है। इनकी वेशभूषा, शादी ब्याह बहुत हद तक स्थानीय दूसरे समुदाय और रीति रिवाज में ये ढल गए हैं। इनकी कोई अपनी अलग से पहचान नहीं है। ये काले रंग के होते हैं। इनका भी कद मध्यम होता है और उभरे हुए माथा होता है, होठ मोटे होते हैं। इनका समाज जो है वो पितृ सत्तात्मक है और गोत्रों में विभिन्न है। इनमें टोटम का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं है। कोल जनजाति में 2 उपसर्ग हैं, इन्हें बोलते हैं रौतेले और रोतिया। इसके अलावा अन्य उपसर्ग कौन से हैं? रोतेला और रोतिया के अलावा दशेरा, ठाकुरिया, कगवारिया। दशेरा, ठाकुरिया और कगवारिया। पत्नी की जब मृत्यु हो जाती है तो विधवा और तलाकशुदा स्त्री से विवाह करने की भी प्रथा है। कोल जनजाति की कई गांवों की एक पंचायत होती है जिसको बोलते हैं गोइया, और गोइया जो होती है वो जब कोल जनजाति के लोगों में विवाद हो जाता है तो उनके विवादों को सुलझाने का कार्य करती है। कोल अन्य जातियों की तुलना में पूरे वस्त्र धारण करते हैं। महिलाएं शारीरिक साज सज्जा पर विशेष ध्यान देती हैं। ये गहनों के साथ गोदाना स्त्रियों का मुखाभूषण है। कोल शारीरिक और मांसाहारी दोनों होते हैं। ये लोग गाय का और शेर का मांस नहीं खाते हैं। मद्यपान केवल त्योहारों के अवसर पर करते हैं और ये मद्यपान वो कभी भी स्वयं नहीं बनाते। कोल जनजाति का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है आदिम नृत्य। कोल अधिकांश खेतीहर मजदूर होते हैं। पुरुष केवल बुवाई करते हैं उस खेती में। इसके अलावा जो भी काम होते हैं आगे के वो सब कौन करती हैं? स्त्रियां। कृषि के अलावा कारखानों में मजदूरी और खदानों में मजदूरों का कार्य भी करते हैं। इनका मुख्य भोजन क्या है? इनका मुख्य भोजन है रोटी, चावल, दाल, मांस, मछली और खुदाई। जंगल से संकलित जो भी कंदमूल होते हैं, जो भी फल होते हैं, उनका उपयोग ये बहुत ज़्यादा करते हैं। जब विवाह पक्का हो जाता है तो एक कार्यक्रम होता है विवाह पक्का होने पर जिसको बोलते हैं हम घोड़ धोवा कार्यक्रम, जिससे लड़की पक्ष और लड़के पक्ष के सदस्य के पैर धोए जाते हैं। लड़की पक्ष लड़की के पक्ष के पैर धोती है और इस अवसर पर पुरुष एवं महिलाएं मिलकर कोल दादर नाम का दादर गीत गाते हैं। रात भर ये नाच गान होता है। इसमें मंगनी विवाह, राजीवाजी विवाह, विधवा विवाह प्रचलित है और इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा माना जाता है? मंगनी विवाह। इस जनजाति में बच्चे और कम उम्र के अविवाहितों की यदि मृत्यु हो जाती है तो उनको भूमि में दफनाया जाता है। जो वृद्ध हैं और जो महिलाएं हैं उनको जलाया जाता है। कोल स्त्री की यदि मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो शव यात्रा होती है उसमें महिलाएं जाती हैं और ठीक है, और तीसरे दिन यहाँ इनके उसमें एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं हाड़ खार क्रिया। क्या? हाड़ खार क्रिया।
यह जनजाति देवी देवताओं में जादू टोना भूत प्रेत आदि पर अटूट विश्वास रखती है। झाड़ फूक का कार्य भी भूमिहार और गुनिया द्वारा किया जाता है। इस जनजाति के लोग हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं जैसे कि राम कृष्ण, शंकर, हनुमान, शारदा देवी, दुर्गा देवी आदि की पूजा अर्चना करते हैं। विवाह संबंधी जितने भी मामले होते हैं, यदि कोई महिला एक पुरुष को छोड़कर दूसरे के साथ रहने लगती है तो उस महिला को कोदई भाजी की सज़ा दी जाती है। इस कोदई भाजी की सज़ा में क्या होता है, जो कि पूरा परिवार है, पूरे परिवार को भोजन कराना पड़ता है, जिसकी भी महिला दूसरे के साथ रहने लगी है उसके परिवार को। कोल के पारंपरिक नृत्यों में सबसे लोकप्रिय नृत्य है कोल दहक है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों हिस्सा लेते हैं। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही हिस्सा लेते हैं। इनमें संगीत के केंद्र में नगाड़ा और ढोलक बजाने होते हैं। इसके अलावा कहरा, दोतलिया और नारदी आदि नृत्य हैं। फिर आते हैं हम बंजारा जनजाति पर। बंजारा जनजाति मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत की प्रमुख जनजाति है। ये एक घुमंतु जनजाति है। इसका मूल द्रविड़ परिवार से माना जाता है। इसका मूल स्थान और निवास क्या है, राजस्थान। बंजारा संसार की सबसे ज़्यादा श्रृंगार प्रिय महिलाएं हैं। इनका समाज पुरुष प्रधान है। कबीले के मुखिया को क्या बोलते हैं, नायक। ऐसा माना जाता है कि बंजारा जनजाति ने ही कंघे का आविष्कार किया है। बंजारा सिख धर्म को मानते हैं और कबीलाई संस्कृति को मानते हैं। विवाह में बंजारे लोग नृत्य करते हैं, किसके साथ, तलवार के साथ करते हैं, और इसमें स्त्रियां भी भाग लेती हैं। ठीक है, ये इस स्थान पर, ये ऊपर की तरफ आपको यहाँ शिवपुरी इसका मुख्य क्षेत्र है। यहाँ पर आपको इस एरिया में बंजारा जनजाति सबसे ज़्यादा मिलेगी। फिर आते हैं बंजारा जनजाति सिर पर महिलाएं राखड़ी या चुंडा बांधती हैं, हाथों में हाथी दांत की चूड़ियाँ पहनती हैं। ये जनजाति अपने विशेष वेशभूषा के कारण अलग से पहचानी जाती है। तलवार और डंडा बेली बंजारा जनजाति के पारंपरिक नृत्य हैं। डंडा बेली नृत्य जो है वो पुरुष परक नृत्य है। पुरुष हाथ में डंडा लेते हैं, गोल घेरे में खड़े होते हैं, थाली की थाप पर उत्तर डंडे लगाते हैं और तेजी से नृत्य करते हैं। ये आपको पिक्चर में आप देख सकते हैं। फिर आते हैं हम कोरकू जनजाति पर। कोरकू का शाब्दिक अर्थ होता है मानव समूह। यह शाखा है कोलारियन जाति की प्रशाखा। मुख्य रूप से ये हमको कहाँ मिलती है, पूर्वी निमाड़, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा। ठीक है, जिस स्थान पर ये निवास करते हैं उसको बोलते हैं हम कोरकू ढाना। ठीक है, ये आपको यहाँ मिलेगी, यहाँ निमाड़ होशंगाबाद, ये इस तरफ, सॉरी ये है, ये आपको यहाँ मिलेगी कोरकू जनजाति। कोरकू स्त्रियों का जो नाक नक्शा होता है बहुत ही सुडोल होता है। इनका रंग काला होता है। जाति के आधार पर कोरकू गण निर्धारित हैं। पहला कोरो और दूसरा राक्षस, तीसरा सराकू और चौथा बाना। कोरकू अपने दैनिक जीवन में कोरकी बोली बोलते हैं। इसे वो कोरोमांडी या कोरो पारसी भी कहते हैं। पुरुषों में भूमिका अर्थात पुरोहित जो होते हैं या वयोवृद्ध कोरकू का सम्मान करते हैं। कोरकू में एक ही गोत्र में विवाह होता है। इनमें बदुमूल यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित होती हैं। लड़कों में मुख्य रूप से 4 प्रथाएं हैं। चिथौड़ा प्रथा। चिथौड़ा प्रथा क्या होती है, इसमें चिथौड़ा वर पक्ष की ओर से मध्यस्थ होता है और यह संख्या में 2 होते हैं। इनमें 5 लोग चुनते हैं और यह मध्यस्थी पूरे परिवार के सूत्रधार होते हैं। फिर आते हैं हम लमझना विवाह। लमझना प्रथा में क्या होता है, इसमें लड़का घर जमाई के रूप में 12 वर्ष तक लड़की के माता पिता की सेवा करता है। फिर है राजी बाजी विवाह। देखिए यहाँ पे आपको विवाह करना है लड़कों में, सॉरी इस जनजाति में कर लीजिएगा, यहाँ पे ये गलत हो गया है। ठीक है, राजी बाजी या प्रेम विवाह क्या है, कोरकू में यह विवाह बहुत प्रचलित है। तलाक। कोरकू में तलाक एक सामान्य बात है। यह ग्रस्त स्त्री के चाल चलन खराब होने पर पति उसको छोड़ सकता है, या पति को नहीं अच्छा लग रहा है तो वो मन चाहे दूसरे पुरुष के घर में जबरदस्ती जा सकती है। कोरकू जनजाति में मृतक को दफनाने की भी प्रथा है। मृतक की स्मृति में लकड़ी का एक मृतक स्तंभ गाड़ दिया जाता है, मंडा लगाते हैं। मृतक संस्कार में सिरडोली प्रथा का प्रचलन है। यह मकानों की संरचना क्या होती है, आमने सामने मकान बनाए जाते हैं। ये पंक्तिबद्ध होते हैं, लाइन से होते हैं। यह प्रायः किसके बने होते हैं, घास, लकड़ी, मिट्टी, बांस, खपरेल से बनाए जाते हैं।
पडियार और भूमका अति सम्मानित व्यक्ति हैं। कौन हैं? पडियार और भूमका। नेक्स्ट है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति की बात करें तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में रहती है यह जनजाति। यह मुख्य रूप से शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, भिंड, विदिशा, रायसेन, सीहोर और बुंदेली जनपद में निवास करते हैं। यह कोलेरियन परिवार की जनजाति है तथा भीलों की उपशाखा मानी जाती है। शिवपुरी, गुना क्षेत्र में इनको राउत के नाम से जाना जाता है। इनके खुटिया पटेल कहलाना बहुत पसंद होता है। इन्हें लगता है कि खुटिया पटेल कहने से हमको बहुत सम्मान मिल रहा है और ये स्वयं को किसकी संतान मानते हैं? वाल्मीकि की और शबरी की। ऐसा इनका मानना है कि वाल्मीकि और शबरी सहरिया जनजाति के थे। सहरिया जनजाति को सहरिया नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जंगलों में रहते हैं। किस में रहते हैं? जंगलों में रहते हैं और इनको जड़ी बूटी का एक विशेष ज्ञान है। ठीक है, सहरिया का मतलब भी ये शेर से मानते हैं। ठीक है, शेर के साथ रहने वाला सहरिया। सहरिया जिस बस्ती में रहते हैं उसको बोलते हैं सहराना और उसमें मकान चूल्हे के और अंग्रेजी के तर्ज पर बनाए जाते हैं। सहराना का मुखिया क्या कहलाता है? पटेल। और पटेल की नियुक्ति जाति परंपरा के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी होती है। सहरिया जनजाति के पंचायत में 5 पंच होते हैं। कोटवार, बुराई, भोपा, हथनरिया तथा गांव का वयोवृद्ध सम्मान पाते हैं। सहरिया जनजाति में 4 प्रकार की विवाह पद्धति है। झगड़ा, विधवा, सगाई और झार फेरा। ठीक है, झगड़ा विवाह, विधवा विवाह, सगाई फेरा और झार फेरा। सबसे उत्तम सगाई विवाह माना जाता है और वधू मूल्य की प्रथा भी सहरिया में है। नृत्य की बात करें तो नृत्य कौन कौन से हैं सहरियाओं में? रागिनी, लहंगी, तेजाजी कथा और दुलदुल घोड़ी। रागिनी विवाह, लहंगी, तेजाजी और दुलदुल घोड़ी। फिर आते हैं भारिया जनजाति पर। भारिया जनजाति गोंडों की ही एक उपशाखा मानी जाती है। ये बहुत ही मेहनती होती है और संकोची होती है। इनका परिवार द्रविड़ियन अर्थात कोलेरियन होता है। इस जनजाति का विस्तार क्षेत्र मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला जिले में है। इस क्षेत्र के निवासी दुनिया से बहुत ही अलग एक ऐसा जीवन जी रहे हैं भारिया लोग के, जिनमें इनकी अपनी ही मान्यता और संस्कृति है। ठीक है, भारिया जनजाति छिंदवाड़ा में निवास करती है और छिंदवाड़ा में एक क्षेत्र है, इसका बोलते हैं पातालकोट। ठीक है, पातालकोट का अर्थ क्या होता है? पाताल को घेरने वाला एक पर्वत या किला। इसके चारों ओर तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ बनी हुई हैं पातालकोट के आसपास। 1981 में पातालकोट में भारिया को जंगलियों के जंगली भी कहा गया था। भारिया शब्द का शाब्दिक अर्थ अभी तो किसी को भी नहीं पता है, ज्ञात नहीं है। पूरे पातालकोट क्षेत्र को विशेष पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। भारिया जहाँ बसे होते हैं उसको बोला जाता है ढाना। एक ढाना में लगभग 2 से लेकर 25 तक घर होते हैं। भारिया का मूल नाम है भूमिया और इनका पारंपरिक कर्म क्या है? कृषि और मजदूरी। यह कला परंपरा में नृत्य, गीत, संगीत के साथ साथ चित्रकला और शिल्पकला में भी निपुण है। इनमें क्या है? वाचिक परंपरा अत्यधिक समृद्ध है, बहुत फैली हुई है। गीत, कथा, गाथा, पहेलियाँ आदि इनके खास भंडार हैं। इनका मुख्य भोजन क्या है? पेज। और बरसात के दिनों में आम की गुठली के जो बीज होते हैं उनको क्या करते हैं? पीसते हैं, उनकी आटे की रोटी खाते हैं। इनकी ये जो जनजाति है ये जादू टोने में बहुत विश्वास रखती है। थोड़ा सा पातालकोट क्षेत्र के बारे में जानकारी लेते हैं। पातालकोट घाटी जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 79 किलोमीटर मुख्य क्षेत्र से नीचे है। ठीक है, ये 79 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ये दूधी नदी, यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम है दूधी नदी। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये घोड़ा आकार की घाटियों से घिरा हुआ है। ये घोड़े की नाल जिसको बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं ना, घोड़े की नाल जिस तरीके से होती है इस तरीके से यह क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, यहाँ समुद्र सतह से ये 2750 से लेकर 3250 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर सूरज देर से उगता है और जल्दी डूब जाता है। यहाँ 23 गांव बसे हुए हैं, जिनमें से 12 गांव आबाद हैं और शेष क्या हैं? ख़त्म हो चुके हैं, वीरान हैं। अब जानते हैं हम खैरवाड़ जनजाति के बारे में। तो खैरवाड़ जनजाति मूलतः कोलारियन समूह की जनजाति है। ये जनजाति कत्था बनाने वाली पहली जनजाति है। इस जनजाति को खेरबा भी कहते हैं। जनजाति का वितरण देखें तो उमरिया, सीधी, अनूपपुर और शहडोल में है।
कैमूर की पहाड़ियों को ये अपना मूल स्थान मानते हैं। पन्ना छतरपुर क्षेत्र में इनको किस नाम से जाना जाता है? ओंदार के नाम से। इनके जाति पंचायत का जो मुखिया होता है उसको महतो या माझी कहते हैं। क्या बोलते हैं? महतो या माझी कहते हैं। बिरहोर स्वयं को इसकी उपशाखा मानते हैं। इसकी उपशाखा क्या है? बिरहोर है। ठीक है। यह अगर हम देखें तो इस वनों पर संचयन और मजदूरी का कार्य भी करते हैं। इनके प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं? कर्मा, जीवतिया, नरेता, नवाखानी, दशहरा, दीपावली, होली, वैसाखी आदि। इनके प्रमुख नृत्य हैं कर्मा, जदूरा, डंडा नाच। इनके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं मांदर, मजीरा, ढोल, टिमकी, बांसुरी। इनके प्रमुख देवता कौन से हैं? ठाकुर देव, खूंट देव, गुरमा देव, दूल्हा देव, गृह देवता आदि। बूढ़ी माई, बंजारिन माई, महारानी माई, सोहरिया देवी, रात माई, सती देवी आदि इनकी प्रमुख देवते हैं। पनिका जनजाति की बात करते हैं। पनिका जनजाति जिसको हम बोलते हैं परिका, इसके नाम से भी जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश के सीधी शहडोल जिले में पाई जाती हैं। उपवर्ग हैं यानी इनके शक्ति, साकेत, पनिका, कबीरपंथी। ये मुख्य रूप से बुनकर जनजाति है। पनिका कबीरपंथी होते हैं जो स्वयं को क्या कहलाना पसंद करते हैं? कविया। इनकी आर्थिक जीवन कृषि पर आधारित है। ये कुशल आखेटक होते हैं। इनकी एक पंचायत है जो गांव के सभी विवादों के निपटाने के लिए उत्तरदायी है। ये मांस मदिरा से परहेज करते हैं। दूसरा वर्ग शक्ति पनिका कहलाता है। इन दोनों में ही विवाह संबंध नहीं है। इनके गोत्र टोटम प्रधान है। इसे धुरा नेवता कहते हैं। कबीरपंथी पनिकाओं के धर्मगुरु कहलाते हैं। कबीरा पनका जो है वो महिला एवं पुरुष श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और कंठी धारण करते हैं। बात करें भोजन की सॉरी, कोंदो, कुटकी, भात, पेंच, मूंग, उड़द, अरहर की दाल और मौसमी सब्जियां हैं। पनिका समाज जो है बहुगोत्रीय विवाह प्रचलित है। वधूमूल्य लेने की प्रथा है। विवाह क्रमशः 4 चरणों में संपन्न होता है। मंगनी, फलदान, विवाह और गौना। बिंजवाड़ जनजाति, यह जनजाति मूलतः द्रविड़ियन परिवार की है। यह जनजाति के 4 पार्ट हैं: भिजवाड़, सोंजरा, बिरजिया और भिंजिया। विवाह में लड़कियों को अपने पति को चुनने की अनुमति है। विवाह समारोह आमतौर पर दूल्हे के घर में आयोजित होता है। इनका उद्गम जो है वो विंध्याचल पर्वत है। ये स्वयं को बिंछिया भी कहते हैं। इनकी उत्पत्ति 12 भाई बिंजवारी से मानी जाती है। त्योहार अगर देखें तो नवाखानी, दशहरा, दीपावली, पोली, हरली, कर्मा पूजा भिंजवारा के विशिष्ट प्रकृति पूजा का पर्व है। यह पुरुष प्रधान समाज है। स्त्रियां शरीर पर गुदवाना और आभूषण प्रिय होती हैं। विवाह में लमसेना यानी कि बिना विवाह के भी घर जमाई रखने की प्रथा है। यहाँ पे सेवा विवाह इसको कहा जाता है। इस जनजाति में अदला बदली विवाह भी प्रचलित है। परिवार अथवा पंचों की सहमति से भाई बहन का विवाह दूसरे परिवार के भाई बहन के साथ भी निश्चित किया जाता है। इसे आदान प्रदान या विनिमय विवाह कहा जाता है। घुसपैठ विवाह में लड़की चोर छुपे लड़के के घर पर जाकर घुस जाती है और क्या करती है? हल्दी लगाती है पीठ पर और इसको माना जाता है कि उसकी शादी उस लड़के से हो गई है। ये जनजाति बैगा जनजाति का विकसित वर्ग मानी जाती है। जानते हैं अब अगरिया जनजाति के बारे में। अगरिया जनजाति नॉट गुंडो, इस गोंडो की ही एक उपजाति है। यह मध्य प्रदेश के मंडला और शहडोल जिले में पाई जाती है। इस जनजाति के लोग लौह अयस्क को साफ करने और धातु निष्कर्षण का कार्य करते हैं। इनके प्रमुख देवता हैं लोहासुर। इनका निवास स्थान है धरकती भट्टी। यह अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए काली मुर्गी का भी भेंट चढ़ाते हैं। विवाह में वधू मूल्य चुकाने की परंपरा है। इसमें गोदना गुदवाने का रिवाज है। विवाह में वधूमूल्य शुल्क का भी प्रचलन है। इनका भोजन मोटे अनाज और सभी प्रकार की मांस है। अगर यह उड़द की दाल को पवित्र मानते हैं और विवाह में उड़द की दाल का प्रयोग करते हैं, मानते हैं कि बहुत शुभ है। जिस प्रकार से प्राचीन काल में असुर जनजाति कोलों के क्षेत्र में लोहार का कार्य संपन्न करते रहे, उसी प्रकार से अगरिया गोंडों के क्षेत्र में आदिवासी लोहार हैं। फिर आते हैं परदी जनजाति पर। परदी जनजाति यानी पारधी मराठी भाषा के शब्द से एक तद्भव रूप है। इसका अर्थ होता है आखेट या शिकार। मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में यह जनजाति पाई जाती है, किंतु इनकी सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कहाँ पे मिलती है हमको? सीहोर में और रायसेन में। इस जनजाति के लोग वन्य पशुओं का शिकार करते हैं और उनको पकड़ने में बहुत ही सिद्धहस्त हैं। इस जनजाति के कई अलग अलग भाग हैं, जैसे गोसाई पारधी, चीता, भील पारधी, शीशी का तेल पारधी आदि। चीता पारधी चीता पकड़ने में बहुत ही माहिर होते हैं। शैशव अवस्था में चीता पकड़कर उनको प्रशिक्षित करते हैं।
जो फांस है वो पारदी फंदे की सहायता से शिकार करते हैं और शीशी का तेल पारदी मगर का शिकार करके उसकी चर्बी को तेल प्रयोग करते हैं और शीशी में इसको रखते हैं। और महिलाओं को शिकार की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। भील पारदी भोपाल में, रायसेन और सीहोर जिले में पाए जाते हैं। फिर आते हैं हम प्रधान जनजाति पर। प्रधान शब्द वस्तुतः किससे है, इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये गोंड राजाओं के मंत्री होते थे और यह गोंडों की ही एक उपजाति है। गोंड राज्यों के पतन के बाद प्रधान गायन संगीत में आकर उनका मुख्य क्षेत्र मैकल क्षेत्र, नर्मदा घाटी और बघेलखंड है। फिर जानते हैं हम उराव जनजाति के बारे में। उराव जनजाति मुख्यतः छत्तीसगढ़ में है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसके कुछ ही लोग रहते हैं। सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर और शहडोल जिले में निवासरत इस जाति की उत्पत्ति हम द्रविड़ से मानते हैं। यह जनजाति दक्षिण भारत से आई है। इनका मुख्य कार्य है खेती मजदूरी करना। इनके मुखिया कहलाते हैं महतो और पुरोहित कहलाते हैं बैगा। इनका एक परहा राजा होता है, ये झगड़ों को निपटाता है। यह जनजाति सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म को स्वीकार करती है। मिजिर, लकड़ा और करकेट्टा इनके पारंपरिक गोत्र हैं। ठीक है। पर्व और त्यौहार की बात करें तो इस जनजाति के प्रमुख पर्व हैं सरना पूजा, कर्मा पूजा, कुल देवता की पूजा। इनका युवा ग्रह क्या कहलाता है, धुमकोरिया। धुमकोरिया इनका युवा ग्रह कहलाता है। सूर्य देवता के रूप में धर्मेश इनके प्रमुख देवता हैं। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि धर्मेश के इनके प्रमुख देवता हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ये महादेव की भी पूजा करते हैं। इनके प्रमुख नृत्य कौन से हैं, सरहुल, कर्मा और गुड़िया। विवाह, इनमें समगोत्री विवाह वर्जित है। बूने, ढूकू, बंदवा इनके प्रमुख विवाह हैं। विवाह में क्या होता है, वधू के पिता को वधुदान देने का प्रचलन है। तलाक, विधवा, बहु विवाह प्रचलित है। महिलाएं शरीर पर गोदना गुदवाती हैं। इनकी प्रमुख बोली क्या है, कुरुख। ये इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे थोड़ा सा अलग है। जहाँ पे आपको अलग मिल रहे वहाँ पे आपको स्टार लगा लो। फिर आते हैं हम भिम्मा जनजाति पे। भिम्मा जनजाति मध्य प्रदेश में सीमित रूप में पाई जाती है। ये घुमंतू जनजाति है। वास्तव में यह गोंड जनजाति की एक उपजाति के रूप में जानी जाती है। इन लोगों का निवास स्थान क्या है, डिंडोरी, मंडला, शहडोल, बालाघाट। इनकी उत्पत्ति महाभारत कालीन महानायक भीम से मानी जाती है। इनका मुख्य जो धंधा है वो है नाचना गाना। इस जनजाति की स्त्री श्रृंगार प्रिय होती हैं। तूमा बाजा, तूमा बाजा को आप पॉइंट आउट कर लीजिए। तूमा बाजा जो है वो भिमाओं की एक अलग पहचान है। यह लौकी के तुम्बे से मनाया जाता है। इस जाति में 4 प्रकार की विवाह रीतियाँ हैं। कौन कौन सी, चढ़ विवाह, लमसेना विवाह, पैठुल विवाह और विधवा को चूड़ी पहनाना। देवता में नारायण देव, दूल्हा देव, बड़ा देव, पुरखा देव, बंजारिन माता आदि हैं। त्यौहार कौन से मनाए जाते हैं, हरेली, नवाखानी, दशहरा, दिवाली आदि। अब हम जनजातियों को जो विद्वान थे हमारे, उनको एक अलग अलग नाम दिए गए हैं। इनका नाम क्या है, तो आदिवासी नाम किसने दिया है, आदिवासी नाम दिया है काका केलकर, ठक्कर वापा, सर हर्बर्ट रिजले और श्री लेसी अल्विन ने। पहाड़ी जनजाति किसने बोला है, ग्रियर्सन ने। पिछड़े हिंदू किसने कहा है, डॉक्टर GS घुरिये ने। विलीन मानवता किसने कहा है, दास एंड दास ने। दलित वर्ग किसने कहा है, अंग्रेज़ों ने कहा है। दलित वर्ग किसने कहा है, अंग्रेज़ों ने कहा है। गिरिजन किसने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है। और अनुसूचित जनजाति किसने कहा है, भारतीय संविधान ने कहा है। ठीक है, तो हम इसको एक बार और देखेंगे। देखिए, हम इसको थोड़ा सा हिंट से भी याद कर सकते हैं कि पहाड़ी पर क्या होता है, गियर है ना, गियर चढ़ाकर हम कार को ले जा सकते हैं। तो ये पहाड़ी जनजाति किसने बोला, गियर्सन ने। पिछड़े हिंदू GS घुरिये ने। तो जो लोग पीछे होते हैं उन लोगों को क्या होता है, लोग घूर घूर के देखते हैं, है ना, घूर घूर के देखते हैं। तो पिछड़े हिंदू GS घुरिये। विलीन मानवता विलीन मानवता, दास एंड दास। तो जो लोग दास होते हैं वो क्या होते हैं, विलीन होते हैं। जो लोग दास होते हैं वो क्या होते हैं, विलीन होते हैं, इसलिए तो वो दास होते हैं। तो दास एंड दास ने विलीन मानवता बोला। दलित वर्ग किसने बोला, अंग्रेज़ों ने। तो हमें पता है भाई, अंग्रेज़ों ने दलित वर्गों को पहले ही बहुत सताया हुआ है ना। हम जब अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा जो वर्ग सताया हुआ मिलता है वो हमको दलित वर्ग मिलता है। तो अंग्रेज़ों ने दलित वर्ग बोला। फिर आते हैं हम गिरिजन। तो जितने भी गिरे हुए जन थे उनको महात्मा गांधी ने ऊपर उठाने का कार्य किया। तो गिरिजन, महात्मा गांधी, अनुसूचित जनजाति भारतीय संविधान में कहा गया है।
मध्य प्रदेश में 3 पिछड़ी जनजातियां हैं, भारिया, बैगा और सहरिया। भारिया, बैगा और सहरिया जो हैं वो विशेष पिछड़ी जनजाति में आती हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में स्कूलों के माध्यम से शिक्षा का प्रसार हेतु शंखनाद योजना चलाई जा रही है। शंखनाद योजना मध्य प्रदेश सरकार ने क्यों चलाई है? जिससे कि आदिवासी क्षेत्र में जितने भी स्कूल हैं उन स्कूलों के माध्यम से शिक्षा का प्रसार अनुसूचित जनजाति में हो। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आदिवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अरुणिमा योजना को लागू किया गया है। अरुणिमा योजना को मध्य प्रदेश सरकार ने क्यों चलाया है? कि जो भी आदिवासी क्षेत्र हैं उनमें आदिवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, स्वास्थ्य सेवाएं उनको उपलब्ध कराई जाएं। दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम के अंतर्गत समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उन लोगों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अनुसूचित जाति और जनजातियों के भूमिहीन जो कृषक हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, उन कृषकों को भूमि खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए जाएंगे जिन ब्याज मुक्त होंगे और इनके द्वारा वो अपने लिए कृषि के लिए भूमि खरीद सकते हैं। और इसको चलाने के लिए एक योजना चलाई गई है जिसे नाम दिया है वसुंधरा योजना। मध्य प्रदेश की आदिम जाति अनुसंधान और विकास संस्थान द्वारा छिंदवाड़ा जिले की मवासी जनजाति की बोली का शब्दकोश तैयार किया गया है। किस जनजाति का? मवासी जनजाति की बोली की एक डिक्शनरी तैयार की गई है, शब्दकोश तैयार किया गया है। रेडियो केंद्र की बात करें तो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा में विश्व का पहला एक रेडियो केंद्र, सामुदायिक केंद्र आरंभ किया गया है। बैगा, सहरिया, कोरबा, भारिया आदि क्षेत्रों में भी 9 सामुदायिक जनजातीय रेडियो केंद्र आरंभ होने वाले हैं। इसी के साथ हमने ये सारे जनजातियों के बारे में पढ़ा है। ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है बट इट विल बी एन इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी एग्ज़ाम। तो आपका फ़र्ज़ यही है कि आप इसको कम से कम 2 से 3 बार सुने, ऑब्जेक्टिव लगाएं, मैप को सामने रखें, मैप देखते जाएं। इसी के साथ ये वीडियो होती है यहीं समाप्त। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर।